जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए मैराथन क्लास। और इस क्लास में हम आपको बाल विकास से संबंधित क्वेश्चंस कराएंगे और आपका जो एग्ज़ाम है उसमें बाल विकास से संबंधित 140 जो है 45 क्वेश्चंस आएंगे। तो इन्हीं 45 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा CDP के जो है क्वेश्चंस लगवाएंगे, ताकि आपके 45 में से 45 मार्क्स आ सकें। और सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं। जिनका भी एग्ज़ाम है, आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ताकि आपका इस साल सिलेक्शन पक्का हो सके। और ये जो है इस क्लास की आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखी है, तो वहाँ से जाकर आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसके जो क्लास रहेगी, ये आपका पूरा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें बिल्कुल ऐड किए गए हैं, ताकि आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके कंप्लीट होते हुए चलें। तो आपका 45 मार्क्स आपके आए, ऐसी हम शुभकामना करते हैं कि आपके 45 में से 45 CDP में ज़रूर आए। और इसके अलावा पोषण आहार फर्स्ट खंड A, खंड B, खंड C, इन सभी की क्लास आप डेली रोज़ लगती है। और हम आपको एक और चीज़ बता दें कि कल जो है सुबह 8 बजे से, कल सुबह 8 बजे से 16 फरवरी को हम डेट लिख देते हैं कि जो 16 फरवरी है, 16 फरवरी को सुबह 8 बजे से आपकी मैराथन क्लास लगेगी। और इस मैराथन क्लास में है ना, इस मैराथन क्लास में हम आपको एक ही दिन में 200+ क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे। और इनमें आपके हर एक टॉपिक रहेगा, चाहे वो टीकाकरण से संबंधित हो या फिर कुपोषण से संबंधित, रोग से संबंधित, गर्भ अवस्था, और उसमें CDP के भी क्वेश्चंस रहेंगे, शिशु की देखभाल, प्रसव और बीमारी, टीकाकरण। आपके हर एक जो टॉपिक मेन है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावना है, हम वो सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट कराएंगे। तो इस क्लास को देखना मत भूलिएगा, जो 16 फरवरी 2025 को सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगी। तो आप ज़रूर देखिएगा, इसमें हर एक क्वेश्चन बहुत आप देखेंगे, आपको क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे हम जो एग्ज़ाम में आने वाले लेवल के क्वेश्चंस हैं वो सभी, उसमें इजी क्वेश्चंस भी रहेंगे, मॉडरेट क्वेश्चंस भी रहेंगे, और जो है मीडियम क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये वाली मैराथन ज़रूर देखिएगा सभी लोग। तो हमारी क्लास को, आज की हम क्लास को, मैराथन को स्टार्ट करें उससे पहले सभी लोग एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपका जो डेली की क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए। तो आई होप हम सोच सकते हैं कि आपने हमारी क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। और अब जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो क्वेश्चंस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग क्वेश्चंस लगाएं और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलेंगे, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो शेयर करते रहिएगा। अब हम कहेंगे नहीं बार बार क्लास को शेयर करने का, तो इसलिए क्लास आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने अभी तक शेयर नहीं कर रखा है तो क्लास को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। चलिए, तो अब हमारी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। तो क्लास स्टार्ट कर देते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे हमारे। कि फर्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित है। देखिए, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन किससे संबंधित है? वृद्धि चक्र से संबंधित है, ऊर्जा चक्र से संबंधित है, विकास एवं वृद्धि से संबंधित है, या फिर परिपक्वता से संबंधित है? सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे।
ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। ठीक, चले तो बताइएगा कि गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन किससे संबंधित है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो चेंज है वो किससे संबंधित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकास से संबंधित है। ये विकास और वृद्धि से संबंधित है। किससे है, विकास और वृद्धि से संबंधित है गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर विकास में वुडवर्थ की बात करें तो वुडवर्थ ने क्या दिया था, तो वुडवर्थ ने इसको क्या बोला था, तो वातावरण और मल्टीप्लाई वंशानुक्रम। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। वातावरण और वंशानुक्रम किसने दिया था, तो वुडवर्थ ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे। बताइए, सामान्य क्रियाएं और विशिष्ट क्रियाएं शिशु की क्रियाशीलता है। बताइए किस प्रकार की, किस अवस्था की जो है शिशु की क्रियाशीलता है, कौन सी सामान्य क्रियाएं और विशिष्ट क्रियाएं, तो बाल्यावस्था की है या नवजात की है या फिर शिशुअवस्था की है या फिर बचपन अवस्था की है। बताइए कि किस अवस्था की है। सामान्य क्रियाएं और विशिष्ट क्रियाएं जो है शिशु की किस अवस्था की हैं, तो अगर हम नवजात में देखें तो नवजात, अगर हम आंसर क्या है इसका, तो नवजात है ना, इसका क्या है आंसर, नवजात है। ठीक है, नवजात इसका आंसर है कि जो सामान्य क्रियाएं और विशिष्ट क्रियाएं कौन करता है, नवजात करता है। और नवजात में भी ये कैसा होता है, दो प्रकार का होता है नवजात को। अगर हम जन्म से 7 दिन तक जो रहता है, 7 दिन तक का जो नवजात होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम अर्ली मतलब कि न्यूनेट बोलेंगे। ठीक है, अर्ली न्यूनेट बोलेंगे। और इसके बाद जो है 7 दिन से लेके, मतलब कि 7 दिन से लेके और 28 दिन का जो रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, फिर पोस्ट न्यूनेट बोला जाएगा। तो आप इसको भी याद रखें, अर्ली कितना है, जन्म से लेके 7 दिन या 10 दिन तक भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकीकृत बाल विकास योजना की सेवाएं क्या हैं। तो एकीकृत बाल विकास योजना की सेवाएं क्या हैं, तो सर्विस ऑफ ICDS, तो स्वास्थ्य है, पोषण है, कल्याण है या फिर उपरोक्त में से सभी। अगर ICDS के बारे में हम देखें तो ICDS ये बाल विकास एकीकृत बाल विकास योजना कब आई थी, तो 2 अक्टूबर 1975 को आई थी, है ना। ये कब आई थी, 2 अक्टूबर 1975 को आई थी। और इसका जो कार्य है वो सभी है ना, ये सभी करती है। ये पोषण से संबंधित भी है और स्वास्थ्य से संबंधित भी है और कल्याणकारी योजनाएं भी कल्याणकारी योजना भी है। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलिएगा आप सभी लोग। बताइए कि भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरुआत हुई थी। बताइए कब हुई थी, इन इंडिया एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड, कब से स्टार्ट हुई थी, 1985 से हुई थी या फिर 1988 से, 1992 से या फिर 1975 से। तो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम भारत में कब से स्टार्ट हुआ था। एड्स का फुल फॉर्म देखें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। और ये किसके कारण होता है, तो HIV के कारण होता है। और इसमें HIV के कारण होता है। और इसका कम से कम इसका है ना उद्भवन जो अगर देखा जाए तो ये कितना 10 साल का इसका लंबी अवधि होती है, मतलब 10 साल तक इसके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तो आप इसको भी याद रखें। तो उद्भवन काल इसका कब है, 10 साल तक होता है एड्स का। ठीक है, तो भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था, तो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1985 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था, 1985 में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किया गया था। और 30 दिसंबर को क्या होता है, तो एड्स दिवस मनाया जाता है ना, 30 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रखें। ठीक है, एड्स दिवस मनाया जाता है 30 दिसंबर को। और ये कब, 1985 में इस कार्यक्रम को शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के सहायक कारक
क्या होते हैं। जो सृजनात्मकता है उसके सहायक कारक कौन कौन से हैं ये पूछा है। ठीक है, तो धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियाँ या फिर स्वतंत्र पारिवारिक वातावरण या सामाजिक सुगमता या फिर उपरोक्त सभी। बताइए क्या है जो सृजनात्मकता में सहायक के कारक मतलब सहायक के कारक के रूप में कार्य करते हैं, सहायक कारक के रूप में। बताइए सृजनात्मकता के, तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी सहायक कारक के रूप में कार्य करते हैं, चाहे वो धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियाँ हों, स्वतंत्र पारिवारिक वातावरण हो, सामाजिक सुगमता हो और उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट अनुदान सामग्री किसके द्वारा तैयार की जाती है। जो विशिष्ट अनुदान सामग्री है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है। स्पेशल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज मेड बाय, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा या भारत में समेकित शिक्षा द्वारा या यूनिसेफ द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। सभी लोग आंसर को लगाते हुए चलेंगे कि विशिष्ट अनुदान सामग्री किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो भारत में समेकित शिक्षा है ना, किसके द्वारा, तो भारत में समेकित शिक्षा के द्वारा क्या किया जाता है, विशिष्ट अनुदान सामग्री तैयार की जाती है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन इन इंडिया के द्वारा क्या होता है, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसमंद बालकों की पहचान होती है। मानसमंद मतलब कि जो कि मेंटली क्या होते हैं, थोड़े से रिटार्ड होते हैं, तो उन्हीं को हम मानसमंद बालक कहते हैं। तो उनकी पहचान किस तरीके से की जाएगी, बुद्धि परीक्षण से या फिर सामाजिक जो समाजमितीय तकनीक द्वारा या फिर व्यवहार निरीक्षण द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। बताइए किसके द्वारा हम मानसमंद बालकों की पहचान कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड आर इंटेलिजेंस टेस्ट या फिर जो सोशियोमेट्रिक टेक्निक या बिहेवियर ऑब्जर्वेशन या ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब इन सभी के द्वारा क्या किया जाता है, इसको इन सभी के द्वारा ये पहचान की जाती है। चाहे वो बुद्धि परीक्षण के द्वारा भी उसकी पहचान की जाती है और समाज मिति तकनीक द्वारा भी और व्यवहार निरीक्षण के द्वारा भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन कब हुआ था। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया था? नियंत्रण कार्यक्रम अभी देखा हमने 1985 में चलाया गया था। नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया था? 1985 में। लेकिन ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन कब हुआ था, 1999 में, 1988 में, 1986 में या फिर 1982 में। व्हाट इज़ द फाउंडेशन ईयर ऑफ नेशनल एड्स समिति। बताइए राष्ट्रीय एड्स समिति का जो गठन कब हुआ था। देखिए नियंत्रण कार्यक्रम तो 1985 में चलाया गया था, और अगर समिति के बारे में देखें तो 1 साल बाद उसकी समिति बना दी गई थी। उसके लिए 1 साल बाद क्या हो गई थी, समिति बना दी गई थी। और कार्यक्रम कब चालू किया गया था, तो 85 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बताइए रुचि या फिर अभ्यास या स्वास्थ्य या फिर उपरोक्त सभी। अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो उसकी सीखने की प्रक्रिया को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, उसका इंटरेस्ट, उसकी प्रैक्टिस, उसका हेल्थ या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा है अगर उसकी रुचि के अनुसार सीखेगा तो जिस सब्जेक्ट में उसकी रुचि है तो उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर सकता है और उसको सीखने के लिए बहुत अच्छे से
वो मतलब मन भी लगाएगा। और दूसरा है प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही अच्छा हम परफॉर्म कर पाते हैं, है ना। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप एग्ज़ाम में उतने अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, फिर आपको बहुत सारा भी आता होगा तो आपका मन नहीं लगेगा, आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा और आपको लगेगा ठीक है इतना ही बहुत है और अब नहीं करते, है ना, अब नहीं सीखते। तो स्वास्थ्य का ठीक होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फार्मूला दूध के प्रति औंस से कैलोरी मिलती है। बताइए कि औंस जो होते हैं उनसे कितनी कैलोरी मिलती है ना। 1 औंस से कितनी कैलोरी मिलेगी बताइए। फॉर्मूला दूध के प्रति 18 से 20 किलो कैलोरी, या फिर 20 से 25, या फिर 19 से 25, या फिर 16 से 19। तो 1 आउंस फॉर्मूला मिल्क गिवन हाउ मच कैलोरी, बताइए कितनी देती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 से लेके 20 किलो कैलोरी देती है ना। 1 आउंस मतलब प्रति औंस कितना देता है, तो जो फॉर्मूला दूध होता है वो प्रति औंस कितनी कैलोरी देगा, तो 18 से 20 किलो कैलोरी तक देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र निर्धारक तत्व हैं। अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा था, ठीक है। तो बताइए गुणात्मक और मात्रात्मक किसके थे, विकास के हैं। लेकिन अब यहाँ पूछा है परिपक्वता और वृद्धि चक्र जो हैं वो किसके निर्धारक हैं, विकास के निर्धारक हैं, वृद्धि के निर्धारक हैं, वंशानुक्रम के निर्धारक हैं, या फिर वातावरण के निर्धारक हैं। बताइए जो है म्यूचुरेशंस एंड ग्रोथ साइकिल आर डिटर्मिनेट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ, हेरिडिटी या एनवायरनमेंट। तो ये सब किसके हैं, विकास के ही है ना। चाहे वो परिपक्वता और वृद्धि हो, है ना, मात्रात्मक गुणात्मक हो, या फिर वंशानुक्रम और वातावरण, ये सब किसके निर्धारक तत्व होते हैं, तो वो विकास के निर्धारक तत्व होते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलिएगा, है ना। सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। देखिए सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत पूछा है, क्या पूछा है, क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने दिया था, पावलोव ने दिया था, लेविन ने दिया था, ये जियाजेट ने दिया था। बताएं किसने दिया था। सीखने का जो क्षेत्रीय सिद्धांत है वो किसने दिया था, कोहलर ने, पावलोव ने, लेविन ने, या जियाजेट ने। तो याद रखें क्षेत्रीय सीखने का जो क्षेत्रीय सिद्धांत है ये किसने, लेविन ने दिया था। किसने दिया था, लेविन ने दिया था। ठीक है, किसने, लेविन ने दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेविन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के संवेग क्या हैं। नवजात शिशु है, कोई न्यूनेट शिशु है, उसके क्या क्या संवेग हो सकते हैं, क्रोध, डर, प्यार, या फिर क्रोध, डर, प्यार तीनों ही हो सकते हैं। बताइए क्या हो सकता है। जो न्यूनेट जो नवजात शिशु होता है उसके क्या क्या इमोशंस हो सकते हैं, संवेग हो सकते हैं। तो देखिए जब नवजात शिशु होता है तो नवजात शिशु जो क्या रहेगा, तो ये इसके अंदर तीनों क्या होते हैं, संवेग होते हैं। वो डरता भी है, उसे क्रोध भी आता है। अपन उसको देखते हैं कि अपन उसको है ना आगे से उसके सामने कुछ भी एकदम से गुस्से वाले चेहरे से करेंगे तो वो रोने लगता है ना। और फिर है ना कभी कभी उसको भी है ना क्या कहते हैं, किसी चीज़ पे क्रोध भी आता है तो वो हाथ पैर इधर उधर हलाता है। ठीक है, और अगर हम वही गुस्सा करके बताते हैं तो वो डरता है, और अगर हम उससे हंस हंस के बात भी करेंगे तो वो क्या होने लगता है, हंसने लगता है। तो उसको मतलब कि ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, है ना। कौन कौन से, क्रोध वाला संवेग भी आ जाता है, डर वाला भी और प्यार वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन्स प्रमुख वाहक है। जीन्स किसका प्रमुख वाहक होता है? वंशानुक्रम का, भाषा का, पर्यावरण का या उपरोक्त सभी का? जीन्स बताइए। जीन्स आर इम्पोर्टेंट कैरियर ऑफ। अगर जीन्स यहाँ नहीं होता तो जीन्स के प्लेस पर अगर गुणसूत्र होता है यहाँ पर, तो गुणसूत्र जो है वो बिल्कुल मतलब कि सही आंसर होता है। मेन आंसर गुणसूत्र ही है, लेकिन गुणसूत्र नहीं है तो जीन्स जो है जीन्स भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो बताइए कि जीन्स किसके प्रमुख वाहक होते हैं? तो ये वंशानुक्रम, हेरिडिटी जो होती है इसके प्रमुख क्या होते हैं? वाहक होते हैं। तो जीन्स क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसे ही निरंतर क्या करते रहते हैं? आते रहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का मुख्य लक्षण क्या है? जो विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना है वो क्यों लेकर आई गई थी, है ना? समेकित शिक्षा के लिए, ये सामान्य शिक्षा के लिए, या पत्रकारिता के लिए, या फिर उपरोक्त सभी? बताएं किसके लिए आई थी कि विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना क्यों लेकर आए थे? मेन एम्स ऑफ द विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? समेकित शिक्षा के लिए लाए थे। किसके लिए लेकर आए थे? ये समेकित शिक्षा के लिए लेकर आए थे विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना, जिसमें क्या किया जाता है? सभी बच्चों को एक साथ रखकर शिक्षा दी जाती है ना? इसमें सामान्य विशिष्ट किसी को भी अलग नहीं किया जाता है, सबको एक साथ रखकर शिक्षा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? विशेष शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं बताइए। जो स्पेशल एजुकेशन दी जाती है वो क्यों दी जाती है? आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, है ना, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए, या फिर समायोजन में सहायता के लिए, मतलब हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट के लिए, ये समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी? बताएं किसके लिए विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? विशेष शिक्षा क्यों दी जाती है? उसका कारण क्या है? तो राइट आंसर इसका क्या है? इसका कारण ऑल ऑफ दिस ही रहेगा। देखिए कोई भी बच्चा अगर विकलांग है, ठीक है, या फिर मंदबुद्धि है, तो उसको एक है ना क्या दी जाती है? स्पेशल एक ट्रीटमेंट दिया जाता है या एजुकेशन दी जाती है, जिससे क्या होता है कि वो है ना भविष्य में जैसे कि कुछ नहीं भी कर पाएगा तो उसके पास एक विशेष स्किल रहेगी, उसके पास कोई भी हस्तकला रहेगी, तो जिसके कारण वो क्या हो सकता है? भविष्य में कमा कर खा सकता है। तो उसको थोड़ा सा आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होगी। दूसरा है समायोजन में सहायता मिलेगी। अगर वो है ना क्या कहते हैं दूसरों से एडजस्ट करने में भी उसको क्या होगी? सहायता मिलेगी। अगर सबके साथ रहकर पढ़ेगा वो तो, और उसको विशेष तरीके से थोड़ा सा, जैसे कि ब्रेल लिपि किनके लिए है? जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए है। तो उनको एक प्रकार से, ताकि वो है ना अपने आप को अशिक्षित ना समझें, क्योंकि वो उनको ब्रेल लिपि के द्वारा क्या कर दिया जाता है? शिक्षित कर दिया जाता है। तो इसके जरिए वो समायोजन में भी उनको सहायता मिल जाती है और समाज के दृष्टिकोण में भी इनके लिए क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन कितना होता है? नवजात के रक्त में हीमोग्लोबिन कितना होता है बताएं। तो 17 से लेके 19 तक, या 19 से लेके 25 तक, 12 से लेके 17 तक, या फिर 9 से लेके 12 ग्राम तक? बताएं कितना होता है? नवजात में हीमोग्लोबिन कितना होता है? बताएं हीमोग्लोबिन नवजात में कितना होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 से लेके 19 ग्राम तक होता है। कितना होता है? 17 से लेके 19 ग्राम तक हीमोग्लोबिन होता है एक नवजात में। जबकि स्त्री में कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल अगर सामान्य देखें तो 12 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, 12 से लेके 14 तक होता है, और पुरुषों में 14 से लेके 16 तक होता है। जबकि नवजात में कितना होता है? तो 17 से लेके 19 ग्राम तक होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं।
बताइए, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? जीनियस और गिफ्टेड जो चाइल्ड होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है? 130 से लेके 140 तक, या 128 से लेके 136 तक, 200 से लेके 202 तक, या 150 से लेके 200 आईक्यू होता है? बताइए कितना होता है प्रतिभावान छात्र का? देखिए, अगर हम देखें तो 80 से लेके 90 किसका होता है? तो पिछड़े बालक का होता है ना, पिछड़े बालक का होता है 80 से लेके 90 तक। फिर 90 से लेकर और कितना 110 120 तक किसका होता है? तो सामान्य बालक का होता है। अब 120 से लेके आगे जो रहते हैं वो, तो अब देखिए इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 130 से लेके 140 तक जो रहता है वो किसका होता है? प्रतिभावान बालक का आईक्यू होता है। कितना होता है? 130 से लेके 140 तक होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो आईक्यू का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक एज अपॉन क्या होता है? वास्तविक एज और मल्टीप्लाई 100। ये इससे इसका क्या निकाला जाता है? किसी भी बच्चे का आईक्यू निकाला जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनौपचारिक शिक्षा हेतु आयु क्या है? अनौपचारिक शिक्षा हेतु आयु कौन सी होती है? 2 से लेके 6 वर्ष तक, या फिर 8 से लेके 12 वर्ष तक, 10 से लेके 16 वर्ष तक, या फिर 4 से लेके 10 वर्ष तक? बताइए कितनी आयु जो रहती है वो क्या अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है? शिक्षा 2 प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो इसकी जो आयु होती है वो कितनी होती है? 2 से लेके 6 वर्ष तक की होती है। क्या होती है? 2 से लेके 6 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चा घर में, परिवार में और समाज में अपने दोस्तों के साथ, छोटे छोटे जो रहते हैं उनके साथ में क्या करता रहता है? खेलता रहता है, और वहीं से अनौपचारिक शिक्षा लेता रहता है। जबकि औपचारिक शिक्षा की एज कितनी होती है? तो 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष। फिर तो वो कॉलेज वगैरह सभी में औपचारिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, जबकि औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने हेतु आवश्यक परिस्थितियां क्या है? देखिए, अगर विशिष्ट बालक जो होते हैं, विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? जो चाहे वो विकलांग हो या फिर है ना मंद बुद्धि हो, जड़ बुद्धि हो, किसी भी तरीके से अगर उनके अंदर कोई कमी है तो वो सारे के सारे विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। अब उनको मुख्य धारा में शामिल करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समेकित शिक्षा देनी पड़ेगी, या फिर आवासीय विद्यालय, मतलब उनके लिए अलग से एक विद्यालय बना दिया जाए, उनका पुनर्वास करवा दिया जाए, या उनके लिए कार्य योजना बनाई जाए। बताइए क्या करवाया जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समेकित शिक्षा, मतलब कि सबको मिलकर सबको एक साथ शिक्षा देने से क्या होगा कि उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ये आवश्यक होगा कि उनको सबके साथ मिलाकर और सबके साथ एक साथ उनको क्या दी जाए? शिक्षा दी जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समेकित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य निर्माण विकास की आखिरी अवस्था है। देखिए वाक्य निर्माण किसकी आखिरी अवस्था होती है? भाषा विकास की आखिरी अवस्था है, समाजीकरण की है, या फिर संज्ञानात्मक विकास की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। विच सेंटेंस फॉर्मेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? बताइए किस डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज कही जाएगी वाक्य निर्माण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा विकास की। क्या हो जाएगी? भाषा विकास की सबसे आखिरी क्या होती है? आखिरी स्टेज होती है वाक्य का निर्माण। मतलब लास्ट में पहले क्या करेगा बच्चा? देख कर नकल करेगा, सीखेगा, ओरल, फिर बोलना सीखेगा, बोलना सीखने के बाद फिर लिखना सीखेगा, लिखने में फिर वर्ण लिखेगा, शब्द लिखेगा, फिर वाक्य लिखना, तो फिर लास्ट में फिर वाक्य को जमाना और वाक्य का निर्माण करना सीखेगा। तो ये आखिरी भाषा विकास की आखिरी स्टेज होती है। ठीक है, भाषा विकास की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकीकृत बाल योजना का कार्यक्षेत्र क्या है?
जो एकीकृत बाल योजना ICDA से, इसका कार्य क्षेत्र क्या है? प्रतिरक्षण करना, इम्यूनाइजेशन के क्षेत्र में है, या वृद्धि मापन के क्षेत्र में है, या संपूरक पोषण के क्षेत्र में है, या फिर उपरोक्त सभी? बताइए। और ये कब आई थी? तो अभी हमने बताया 2 अक्टूबर 1975 में ये आई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत ये चलाई जाती है। ये योजना कौन चलाता है? महिला एवं बाल विकास चलाता है। और ये जो है उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके क्षेत्र में जो है ये सभी क्षेत्र में काम करता है। ये प्रतिरक्षण के क्षेत्र में भी करता है, पोषण के क्षेत्र में भी करता है, और वृद्धि मापन के क्षेत्र में भी ये कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की अवधि क्या है? जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन है उसकी नियंत्रण संगठन जो बनता है उसकी अवधि क्या है? 10 वर्ष होती है, ये 5 वर्ष होती है, 3 वर्ष होती है, या फिर 2 वर्ष होती है? अभी हमने देखा कि एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब चला था? तो नियंत्रण कार्यक्रम कब? 1985 में। और इसके लिए समिति कब बनी थी? तो समिति बनी थी 1985 और 1986 में इसके लिए समिति बनी थी। अब वो पूछ रहा है ये जो समिति बनी, ये जो संगठन बना है, इसकी अवधि क्या है? कितने वर्ष के लिए बनाई जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष के लिए। क्या बनाई जाती है? 5 वर्ष के लिए ये समिति बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग क्या है? बताइए इनमें से कौन सा रोग जो है वो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है? वायरस के, डिसीज कोज बाय द वायरस। बताइए विषाणु के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? अगर हम देखें तो कम वजन होना ये कोई भी वायरस के कारण नहीं होता है ना। किसी का वजन कम होता है तो वो वायरस के कारण नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है कैंसर। तो कैंसर जो है वो वायरस के कारण नहीं होता है ना, ये वायरस के कारण कैंसर नहीं होता है। फिर तीसरा है बुखार वायरल फीवर हो सकता है, लेकिन मेनली विषाणु से होने वाला जो रोग है वो क्या है? एड्स है, जो कि क्या होता है? HIV वायरस के कारण होता है, जिसका नाम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। ठीक है, फिर आ जाता है ये HIV किसके कारण होता है? HIV के कारण होता है। तो वायरस से होने वाली रोग कौन सा है? इसमें एड्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव के विकास करने एक सेकेंड बताइए कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बताइए मानव के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट आर। तो पोषण उसको प्रभावित करता है, परिवार करता है, वंशानुक्रम करता है, या उपरोक्त सभी? तो मानव विकास को कौन कौन प्रभावित करता है बताएं? पोषण, परिवार, वंशानुक्रम, या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी है ना, क्या करते हैं? इसको प्रभावित करते हैं। ये सभी क्या करते हैं? इसको प्रभावित करते हैं। चाहे वो पोषण हो, परिवार हो, वंशानुक्रम हो, ये सभी क्या करते हैं? मानव विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लास को शेयर करते हुए सभी लोग चलेंगे। ठीक है, क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। कौन कौन से जो क्रोमोसोम हैं वो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं? तो देखिए अगर हमारे अंदर पहले ऑप्शन देख लेते हैं, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, या फिर XX, या फिर XY। कौन सा क्रोमोसोम जो है वो लिंग गुणसूत्र कहलाएगा? सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगा। अब देखिए अगर हमारे अंदर कितने 46 गुणसूत्र होते हैं, जोड़े में अगर देखें तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से है ना क्या कहते हैं X और X जो होते हैं कितने? तो स्त्री में देखें तो स्त्री में
23 जोड़े ही कैसे होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, 23 जोड़े एक्स होते हैं। लेकिन नर में अगर देखें तो 22 जोड़े जो रहते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, लेकिन जो 23वें नंबर का जोड़ा होता है वो एक्स बाय होता है। और इसी एक्स बाय को हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बाय क्रोमोसोम को हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और ये गुणसूत्र किस में मिलता है, पुरुष में ही पाया जाता है, महिलाओं में नहीं होता है। ये किस में होता है, सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था। हु गेव द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्कीनर ने दिया था, या फिर थर्नडॉइक ने, कोहलर ने, या फिर पियाजे ने, किसने दिया था। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पियाजे हो जाएगा। ठीक है, इसी को सृजनात्मकता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो पियाजे ने दिया था। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोना एवं शब्द भंडार किस विकास की अवस्था है। जो कौन सा विकास होता है, रोना और शब्द भंडार जो है किस विकास की अवस्था है। भाषा विकास की अवस्था है, संवेगात्मक विकास की अवस्था है, संज्ञानात्मक की है, या व्यक्तिगत विकास की है। रोना और शब्द भंडारण बताएं। तो अभी हमने देखा कि भाषा विकास की लास्ट जो अवस्था थी वो कौन सी थी, वाक्य का निर्माण। और ये इसकी अवस्था के अंतर्गत रोना भी आता है, शब्द भंडार भी आता है, और बाद में लास्ट में जो आखिरी अवस्था कौन सी होती है, तो आखिरी अवस्था इसकी होती है वाक्य निर्माण करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये किसके हैं, तो ये सब भाषा विकास के अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के पूर्व का समय किससे संबंधित है। जन्म से पूर्व का समय किससे संबंधित है, तो गर्भस्थ शिशु के विकास का, या फिर भाषा विकास के समय है, या फिर शारीरिक विकास का है, या इनमें से कोई नहीं। प्री बिफोर बर्थ इज रिलेटेड टू। तो अगर हम देखें जन्म से पूर्व का समय किससे संबंधित है, तो शारीरिक विकास कब होता है, शरीर का विकास जब होता है जब जन्म हो चुका होता है। तो ये तो आंसर होने से रहा। फिर भाषा भी हम कब बोलेंगे, जब हमारा जन्म हो जाता है, उसके बाद ही हमारे अंदर भाषा का विकास होता है, उससे पहले हमारे अंदर भाषा का विकास नहीं होता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो गर्भस्थ शिशु का विकास होता है उसी को हम जन्म से पूर्व का विकास कहते हैं, है ना। तो जन्म से पूर्व का जो समय होता है उसमें किसका विकास होता है, तो गर्भस्थ शिशु का विकास होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भस्थ शिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास किससे संबंधित है। जो नवजात शिशु है उसका जो क्रियात्मक विकास होता है वो किससे संबंधित होता है। सहज क्रियाओं से संबंधित होता है, अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित होता है, विशिष्टीकरण से संबंधित होता है। ये जो सहज क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित होता है। बताएं। मोटर डेवलपमेंट कौन सा होता है, क्रियात्मक विकास जो होता है उसे मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। तो नवजात में जो क्रियात्मक विकास होता है वो किससे रिलेट होता है। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे। क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक भी करेंगे, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही हो जाएगा। ये सहज और अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ये क्या है, सहज और अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो मतलब नवजात में जो क्रियात्मक विकास होता है वो सहज भी होता है, सहज मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन भी उसके अंतर्गत होता है, और इनवॉलेंट्री एक्शंस भी करता है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल अधिकारों की रक्षा हेतु कौन सी योजना चलाई गई थी। जो फॉर
ऑफ चाइल्ड राइट पॉलिसी वॉज मेड। बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई? एकीकृत बाल संरक्षण योजना, एकीकृत बाल सेवाएं योजना, बाल विकास सेवाएं योजना, या फिर एकीकृत बाल सुधार योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएं कि बाल अधिकारों की इस रक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। तो बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो एकीकृत बाल संरक्षण योजना। कौन सी चलाई गई? एकीकृत बाल संरक्षण योजना चलाई गई थी। ठीक है, ICPS है ना, जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम चलाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? विशेष शिक्षा जिनको दी जाती है उसका मूलभूत सिद्धांत क्या है? क्रियात्मक कौशलों का प्रशिक्षण देना, या फिर व्यक्तिगत अनुदेशन पर बल देना, या फिर बालकों की संवेदनाओं को जागृत करने पर बल देना, या फिर उपरोक्त सभी। बताएं क्या है विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं? विशेष शिक्षा के, स्पेशल एजुकेशन के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? क्रियात्मक कौशलों का प्रशिक्षण, व्यक्तिगत अनुदेशन पर बल, या फिर बालकों की संवेदनाओं को जागृत करने पर बल, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रियात्मक कौशलों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, व्यक्तिगत अनुदेशन पर भी बल दिया जाता है, और बालकों के संवेदनाओं को जागृत करने पर भी बल दिया जाता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन कब बनाया गया था? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन कब बनाया गया था? एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन 1991, 1992, 1996, या फिर 1986। बताएं किसमें बनाया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1992 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1992 में बनाया गया था। अब देखिए इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल अभी हमने देखा था कि जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन होता है उसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष के लिए बनाया जाता है? तो 5 साल के लिए बनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, है ना। और नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया था? तो हम बार बार इसलिए याद करवा रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप जो इसकी डेट्स हैं उनको इधर उधर ना करें। ठीक है, नियंत्रण कार्यक्रम 1985 में चलाया गया था। और इसकी जो समिति थी, समिति कब बनी थी? समिति बनी थी 1986 में बनी थी। और इसका संगठन जो है वो कब बना था? 1992 में बना था। सभी का याद रखें, नियंत्रण कार्यक्रम 1985, नियंत्रण समिति जो है 1986, और नियंत्रण संगठन जो है 1992 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास क्या है? बताएं विकास क्या है? गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को विकास कहते हैं। जन्म से मृत्यु तक होने वाले जो भी जन्म से मृत्यु तक की जो प्रोसेस होती है उसे विकास कहते हैं, या उपरोक्त सभी। डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव चेंज, या फिर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बर्थ टिल डेथ, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो विकास क्या है? उपरोक्त में से सभी को ही कहेंगे। ठीक है, चाहे वो गुणात्मक परिवर्तन हो, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी बोलते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड है उसे सबको विकास के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं क्या है? संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं क्या है? प्रत्यक्षीकरण, आपूर्तिकरण, अंतःकरण, या फिर उपरोक्त सभी। बताएं क्या है? संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं क्या है? जो प्रत्यक्षीकरण, आपूर्तिकरण, या अंतःकरण, या उपरोक्त सभी। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास की ये सभी क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं, चाहे वो प्रत्यक्षीकरण हो, ठीक है,
परसेप्शंस होती हैं, प्रत्यक्षीकरण, सामने रह के जो चीज़ भी आप देखते हैं उससे जो सीखते हैं, है ना। और दूसरा है आपूर्तिकरण, ठीक है, आपूर्तिकरण भी इसका क्या हो जाती है, विशेषता हो जाती है। तीसरा है अंतरण मतलब ट्रांसफ़र, इसकी क्या होती है, विशेषता होती है। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए कौन सी राष्ट्रीय बाल कल्याण योजना है, इसमें से कौन सी जो है राष्ट्रीय बाल कल्याण योजना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, या फिर समन्वित बाल विकास सेवा योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएं बाल कल्याण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान योजना, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना, या फिर समन्वित बाल विकास सेवा योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा समन्वित बाल विकास योजना। क्या हो जाएगा, समन्वित बाल विकास योजना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर। बताएं जन्म के पश्चात शिशु की विभिन्न शारीरिक क्रियाएं करता है। बताइए जन्म के पश्चात शिशु विभिन्न शारीरिक क्रियाएं करता है। तो पाचन क्रिया की शुरुआत करता है, या फिर तापमान का नियंत्रण, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए आफ्टर बर्थ नियोनेट डज वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़ टू। जन्म के पश्चात शिशु विभिन्न शारीरिक क्रियाएं करता है। पाचन की क्रिया की शुरुआत, या फिर ताप नियंत्रण की, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारी क्रियाएं होने लगती जन्म के बाद की ही ये हैं, ये सारी क्रियाएं, चाहे वो पाचन की क्रिया हो, या ताप नियंत्रण की क्रिया हो, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता की विकसित करने की क्रिया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या XY क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं। तो सही है, गलत है, आंशिक गलत है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि सही है कि XY जो है वो क्रोमोसोम नियंत्रण लिंग निर्धारण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंडल के नियम किससे संबंधित हैं। बताएं मेंडल के जो नियम हैं वो किससे संबंधित हैं। वातावरण से संबंधित है, वंशानुक्रम से संबंधित है, सीखने से संबंधित हैं, या फिर अभ्यास से संबंधित हैं। तो मेंडल को क्या बोला, मेंडल को आनुवांशिकता का जनक बोला जाता है। इसलिए मेंडल के जो नियम हैं वो किससे संबंधित हैं, वंशानुक्रम से संबंधित है। किससे संबंधित हैं, वंशानुक्रम से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्य अवस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति का विभिन्न स्वरूप क्या है। जो बाल अवस्था होती है उसमें सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति का विभिन्न स्वरूप क्या है। ये नाटकीय खेल है, या रचनात्मक खेल है, या फिर हास्य भाव खेल है, या फिर उपरोक्त सभी। बताएं बाल्य अवस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति का विभिन्न स्वरूप क्या होता है। तो देखिए बाल्य अवस्था जो रहते हैं, बाल्य अवस्था में बच्चा नाटकीय खेल भी खेलता है, ठीक है, रचनात्मक खेल भी खेलता है, और हास्य भाव वाले खेल भी खेलता है। तो उपरोक्त सभी जो हैं ये बाल्य अवस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति है। नाटक से भी सीखता है, रचनात्मक खेलों से भी सीखता है, और हास्य भाव से भी सीखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभा संपन्न बच्चों की पहचान विधि क्या है। जो प्रतिभा संपन्न बच्चे होते हैं उनकी पहचान विधि क्या होती है। उन्हें परीक्षण के आधार पर पहचाना जाता है प्रतिभावान बच्चों को, या शिक्षक निरीक्षण के आधार पर, या अभिलेखों के आधार पर, या उपरोक्त में से सभी। बताइए किस आधार पर उन बच्चों को पहचाना जाता है।
तो परीक्षण के आधार पर पहचानते हैं या शिक्षक परीक्षा निरीक्षण के आधार पर, अभिलेखों के आधार पर, या उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी के आधार पर उनको पहचाना जाता है, चाहे वो परीक्षण के आधार पर हो, शिक्षण निरीक्षण के आधार पर हो, या अभिलेख के आधार पर हो, उपरोक्त सभी, इन सभी आधारों पर उनको पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 दिन के शिशु को आप क्या बोलते हैं? शिशु बोलेंगे, नवजात शिशु, असामान्य बालक, या फिर इनमें से कोई नहीं। 10 दिन का बच्चा क्या कहलाता है? 10 दिन का शिशु क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवजात शिशु कहलाता है। क्या कहलाता है? नवजात शिशु कहलाता है। 10 दिन का बालक नवजात शिशु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाल्य अवस्था की विशेषताएं, मुख्य विशेषता है। देखिए, बाल्य अवस्था की मुख्य विशेषता पूछ रहा है, कौन सी है? जिज्ञासा है, खेलना है, पढ़ना है, या फिर इन बातें करना है। इनमें से मुख्य विशेषता, ये सारी विशेषता हैं इसकी, लेकिन इसमें से भी वो पूछ रहा है कि मुख्य विशेषता कौन सी है? जिज्ञासा, खेलना, पढ़ना, या फिर बातें करना। राइट आंसर जिज्ञासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस समय बाल्यावस्था में बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिज्ञासा, हर चीज़ को जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो राइट आंसर जिज्ञासा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाषा विकास के सिद्धांत क्या हैं? भाषा विकास के सिद्धांत क्या हैं? परिपक्वता का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत है, अधिगम, या फिर संज्ञानात्मक विकास, या उपरोक्त सभी। तो थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज, भाषा विकास के सिद्धांत क्या क्या है? परिपक्वता का सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं वो क्या हैं? भाषा विकास के सिद्धांत होते हैं। आप परिपक्व सिद्धांत भी भाषा विकास से संबंधित है, अधिगम सिद्धांत भी भाषा विकास से संबंधित है, संज्ञानात्मक सिद्धांत भी भाषा विकास से संबंधित है। तो आज के आपके जो 45 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। जाते जाते क्लास को शेयर करके ज़रूर जाइएगा, क्लास को लाइक भी करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF ले लीजिएगा। और कल जो है 16 फरवरी को सुबह 8 बजे से आपकी मैराथन चलेगी, 3 घंटे की मैराथन चलेगी, जिसमें हम आपको कुपोषण, टीकाकरण, गर्भावस्था और CDP के क्वेश्चंस भी, शिशु देखभाल से संबंधित, रोग से संबंधित, और अनेक क्वेश्चंस आपको पोषण, आहार, विटामिन वगैरह सबसे आपको क्वेश्चंस कराएंगे उसमें। तो आप ज़रूर जुड़िएगा। आपको 200 क्वेश्चंस की मैराथन करवाएंगे, तो ज़रूर आप वहाँ से जुड़ें, और सभी को ये शेयर भी करें क्लास को, और सभी को जुड़ने को आप बोलिएगा भी। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।